हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपना जो 11 नंबर चैप्टर चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, श्वसन वाला। श्वसन क्लास 11 12th, जो आपके 12th क्लास का श्वसन वाला चैप्टर है 11th नंबर। उसके अंदर पिछली क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो वायवीय श्वसन होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन। तो जो जीव वायवीय श्वसन करते हैं उनके अंदर ग्लूकोज का पूर्ण अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन करने वाले जीव होते हैं उनके अंदर ग्लूकोज का आंशिक अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है। यानी सबसे पहले श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है और साथ के अंदर जो पानी भी निकलता है। तो देखिए, जो सबसे पहले एक चरण होता है श्वसन का जिसे बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस। चाहे जीव ऑक्सी श्वसन कर रहा है चाहे जीव अनोक्सी श्वसन कर रहा है, दोनों परिस्थितियों में ही ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जरूर होगी। और ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में क्या होता है, एक ग्लूकोज अणु का अपघटन करके उसे पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में तोड़ा जाता है। और उसके अलावा जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होती है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। चाहे जीव ऑक्सी श्वसन कर रहा है अनोक्सी श्वसन कर रहा है, सभी में यही प्रोसेस रहता है ग्लाइकोलाइसिस का कि एक अणु ग्लूकोज को तोड़कर 2 अणु पायरुविक अम्ल के बनते हैं और साथ में 2 अणु एटीपी भी प्राप्त होती है। अब यदि जीव अब आगे पायरुविक अम्ल का क्या फ्यूचर होगा? अगर जीव ऑक्सी श्वसन करने वाला है तो वो पायरुविक अम्ल कोशिका द्रव्य से निकलकर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पर आगे क्रेब्स चक्र चलेगा। अगर जीव अवायवीय श्वसन करने वाला है तो उस पायरुविक अम्ल का सूक्ष्म जीवों के द्वारा किण्वन प्रक्रिया की जाती है और उससे लैक्टिक अम्ल और एल्कोहल का निर्माण होता है। अगर लैक्टिक अम्ल बनते हैं तो उसे लैक्टिक अम्ल किण्वन कहते हैं, अगर एल्कोहल बनता है तो उसे एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होती है। तो अवायवीय श्वसन का पूरा प्रोसेस हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे कि वायवीय श्वसन में क्रेब्स चक्र चलता है, जो वो क्या होता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिखते हैं, क्रेब्स चक्र। देखिए, इसे TCA चक्र यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं। इसे ट्राई कार्बोक्सिलिक चक्र या TCA चक्र या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। या सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहते हैं। अगला पॉइंट, इस चक्र की खोज हैंसक्रेब द्वारा की गई। इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। इसलिए इसे क्रेब्स चक्र कहते हैं। यह चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है। यह चक्र कहां पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर संपन्न होता है। और इस चक्र की खोज हैंसक्रेब द्वारा की गई, इसलिए इसको क्रेब्स चक्र कहा जाता है। वायवीय श्वसन का परिणाम है यह श्वसन, यह चक्र ऑक्सी श्वसन करने वाले
जीवों में चलता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट नोट कीजिए क्रेब्स चक्र के। अब देखिए हम देखते हैं कि ये क्रेब्स चक्र है वो किस प्रकार चलती है। तो क्रेब्स चक्र के अंदर क्या होगा कि पायरुविक अम्ल था वो जब लिंक रिएक्शन में चल रहा था तो पायरुविक अम्ल को एसिटाइल कोए के अंदर बदल दिया गया था और ये एसिटाइल कोए आगे जाकर क्या करता है, क्रेब्स चक्र के अंदर प्रवेश करता है और इसको जो प्रथम इसका ग्राही होता है वो होता है OA यानी एसिटो एसिटिक एसिड होता है। वो क्या करता है, इसका प्रथम ग्राही होता है जो 4 कार्बन युक्त होता है। तो हम इस अभिक्रिया को नोट करते हैं। देखिए जो क्रेब्स चक्र है क्रेब्स चक्र में क्या होगा, सबसे पहले हम देखते हैं क्रियाधर क्या होगा, यानी जो इस अभिक्रिया में प्रवेश करेगा क्रियाधर होगा इसमें एसिटाइल कोए जो 2 कार्बन से बना होता है। और उसके अलावा इसमें प्रथम ग्राही कौन होगा, जो इसका ग्राही होगा वो होगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA जो 4 कार्बन युक्त होता है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या चरण चलेगा, पहले ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं इस अभिक्रिया का क्रम आगे। नेक्स्ट देखते हैं इस अभिक्रिया को। सबसे पहले आएगा एसिटिल कोए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA होगा सबसे पहले, जो कितने कार्बन से बना है, 4 कार्बन से बना हुआ है। और इसका जो ग्राही होगा एसिटिल कोए
और इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होगा वो होगा सिट्रेट सिंथेटेज। सिट्रेट सिंथेटेज। इनके प्रयुक्त होने से क्या बनता है? सिट्रिक अम्ल बनेगा। यह सिट्रिक अम्ल क्या करेगा आगे? सिट्रिक अम्ल आगे जाकर बनाएगा एल्फा कीटो ग्लूटेरिक एसिड। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। ये एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल है, वो 5 कार्बन से बना होता है। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आगे बनाएगा सक्सिनिक अम्ल। सक्सिनिक अम्ल। और सक्सिनिक अम्ल बनाएगा मेलिक अम्ल। और मेलिक अम्ल से क्या बनेगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यानी सबसे पहले क्रियाधर क्या आया? एसिटल कोए। ये क्रियाकारक था और इससे क्या बनाना है? उत्पाद। क्रियाधर था एसिटिल कोए और इसको ग्रहण करने वाला प्रथम ग्राही कौन था? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इन दोनों ने मिलकर सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम की सहायता से किसका निर्माण किया? सिट्रिक अम्ल का निर्माण किया। सिट्रिक अम्ल से जो अगला उत्पाद बनेगा वो बनेगा एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल आगे बनाएगा सक्सिनिक अम्ल का निर्माण करेगा। सक्सिनिक अम्ल बनाएगा मेलिक अम्ल और मेलिक अम्ल से वापस क्या बन जाएगा? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। तो इस प्रकार ये क्रेब्स चक्र चलेगा। क्रेब्स चक्र नोट कर लीजिए इस साइकिल को। फिर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं लिखवाती हूं। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जब क्रेब्स चक्र चलता है तो बीच में 5 कार्बन वाला अणु एक ही प्राप्त होता है। वो कौन सा होता है? एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। और एक ग्लूकोज अणु या फ्रक्टोज अणु के ऑक्सीकरण से पूर्ण ऊर्जा निकालने के लिए क्रेब्स चक्र है वो 2 बार चलती है। स्टूडेंट्स आपको याद हो तो हमने प्रकाश संश्लेषण में देखा था कि एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए केल्विन चक्र चलती है, वो 6 बार चलती है। और एक ग्लूकोज अणु का पूर्ण अपघटन करने के लिए क्रेब्स साइकिल कितनी बार चलेगी? 2 बार चलेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्रेब्स चक्र में 5 कार्बन वाला एक ही यौगिक बनता है। वो कौन बनता है? एल्फा कीटो ग्लूटेरिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
एक ग्लूकोज अणु का पूर्ण अपघटन या ऑक्सीकरण करने के लिए क्रेब्स चक्र 2 बार चलती है। क्रेब्स चक्र 2 बार चलता है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स। और देखिए स्टूडेंट, जो क्रेब्स चक्र चलती है उसमें कुछ NADS2 और FADS2 भी बनते हैं। तो NADS2 और FADS2 यानी ये दोनों प्रकार के उत्पाद भी क्रेब्स चक्र के द्वारा बनते हैं और इनके कुछ अणुओं की प्राप्ति भी होती है। तो कुल कितने NADS2 और FADS2 बनते हैं? तो देखिए क्रेब्स चक्र के द्वारा 18 अणु NADS2 के बनते हैं, जबकि 4 अणु है वो FADS2 के बनते हैं। अब क्रेब्स चक्र के द्वारा कुछ ऊर्जा निकल गई, लेकिन ये जो अणु बचते हैं इनसे भी तो ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया में यही तो प्रकाशिक अभिक्रिया का उत्पाद होते थे जो प्रकाश संश्लेषण में। तो अब इनसे भी हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त हो सकती है, क्योंकि ऊर्जा का उपयोग करके हमने इनका निर्माण किया था। तो यदि हम इनका अपघटन करेंगे तो वापस हमें इनसे क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। तो इनका अपघटन करके ऊर्जा निकालने के लिए आगे एक और तंत्र चलाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर, जिसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देखिए अगला चरण है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों बोला जाता है इसमें? कि इस चक्र के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही तक जाता है तो ऊर्जा का उत्पादन होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र बोला जाता है। और ये प्रक्रिया है वो माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह प्रक्रिया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम कहां पर संपन्न होता है, क्रेब्स चक्र कहां संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में संपन्न होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होता है। यह प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन एक ग्राही से दूसरे ग्राही तक जाता है और ऊर्जा उत्पादन करता है। इसलिए इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इसलिए इस प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नोट कर लीजिए।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में जो इलेक्ट्रॉन चलता है उसको आणविक ऑक्सीजन के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वो आणविक ऑक्सीजन दो प्रोटॉन को भी लेती है और आपको पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है कि नहीं होता है, इसलिए ये जल का निर्माण भी करेगी। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में स्थानांतरित होते हुए स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉन को आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्रहण किया जाता है तथा यह ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से दो प्रोटॉन अणुओं को भी लेती है, दो प्रोटॉन अणुओं को भी लेती है तथा जल का निर्माण करती है, यानी आणविक ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को भी ग्रहण कर लिया, आणविक ऑक्सीजन ने मैट्रिक्स से प्रोटॉन को भी ले लिया और ऑक्सीजन वो खुद है ही, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन जब मिले तो किसका निर्माण हो गया, जल का निर्माण हो गया। उससे मेटाबॉलिक वाटर भी बोला जाता है, ये विक्रिया मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है, नोट कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र होता है इसके द्वारा जो माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली है इसके आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है और जब ये प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो इसको भी हम नोट करते हैं, पहले ये नोट कर लीजिए आप। तो अणुओं को भी क्या होता है, जल का निर्माण होता है। आगे पॉइंट हम नोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता बन जाती है
तथा जब यह प्रोटॉन प्रवणता टूटती है तो भरपूर ऊर्जा का उत्पादन होता है। भरपूर ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटॉन प्रवणता टूटने पर एटीपीएज एंजाइम सक्रिय होता है जो एटीपी का निर्माण करता है। देखिए, जो हमने पदार्थ काम में लिए थे ऊर्जा लेने के लिए, कौन कौन से थे? NADPS2 और FADS2। मैंने आपको बताया था ना, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्यों चलता है? NADPS2 और FADS2 का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा लेने के लिए, तो उनसे कितनी ऊर्जा निकलेगी? एक अणु NADPS2 का विघटन होगा तो 3 अणु ATP निकलेगी, और एक अणु FADPS2 के द्वारा 2 अणु ATP का निर्माण होता है। तो देखिए, NADS2 अणु के विघटन से ATP के 3 अणु प्राप्त होते हैं। 3 अणु प्राप्त होते हैं तथा FADS2 अणु के विघटन से 2 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। 2 अणु ATP के प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो क्रेब्स चक्र के अंदर तो क्या किया गया था? शर्करा का अपघटन करके ऊर्जा प्राप्त की गई थी, और जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के अंदर क्या होता है? NADS2 और FADS2 का अपघटन करके ऊर्जा है वो प्राप्त की जाती है। नोट कीजिए इसको। अब देखिए, जो श्वसन के लास्ट में एक पार्ट नाम आता है श्वसन गुणांक। क्या होता है श्वसन गुणांक?
तो देखिए स्टूडेंट, श्वसन प्रक्रिया में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकाला जाता है। तो इन गैसों के आधार पर एक अनुपात दिया हुआ है कि श्वसन गुणांक का मतलब है कि श्वसन प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा और उपयोग में ली गई ऑक्सीजन की मात्रा का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है, RQ बोला जाता है उसे। तो देखिए नेक्स्ट, श्वसन गुणांक। श्वसन प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की मात्रा तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात श्वसन गुणांक कहलाता है। तो किसे कहा जाएगा, श्वसन गुणांक या RQ। श्वसन प्रक्रिया के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। तो हम इसे इस समीकरण के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, RQ बराबर मुक्त हुई CO2 की मात्रा बटे उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन की मात्रा। इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, श्वसन गुणांक कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए श्वसन गुणांक, इसकी परिभाषा अब देखिए ये श्वसन गुणांक में क्या होता है कि ये किस पर निर्भर करता है कि हम श्वसन के लिए यानी ऑक्सीकरण करने के लिए हम क्रियाधर के रूप में किसका उपयोग कर रहे हैं। अगर हम क्रियाधर के रूप में ऑक्सीकरण करण के रूप में अगर ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं तो RQ का मान, श्वसन गुणांक का मान 1 आता है, यानी जितनी ऑक्सीजन काम में ली जाती है उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है। ठीक है, और यदि प्रोटीन का और वसा का उपयोग किया जाता है श्वसनीय क्रिया दर के रूप में तो उनका मान 1 से कम आता है, प्रोटीन का लगभग 0.9 के आसपास आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं, श्वसन गुणांक का मान श्वसनीय क्रियाधर पर निर्भर करता है, श्वसनीय क्रियाधर पर निर्भर करता है। श्वसनीय क्रियाधर किसे कहेंगे,
वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है क्या कहलाते हैं? श्वसनी क्रियाधर। वे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्राप्त की जाती है श्वसनी क्रियाधर कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मुख्य देखिए कौन कौन से श्वसनी क्रियाधर है, यानी हम ऊर्जा लेने के लिए किन किन पदार्थों का उपयोग करते हैं, भोजन में किन का उपयोग करते हैं, वही श्वसनी क्रियाधर है। तो श्वसनी क्रियाधर कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है। और यदि श्वसनी क्रियाधर के रूप में कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाए तो मैक्सिमम एनर्जी निकलती है और इसका श्वसनी गुणांक क्या प्राप्त होता है? 1 प्राप्त होता है। तो नेक्स्ट देखिए, कार्बोहाइड्रेट का श्वसनी गुणांक, कार्बोहाइड्रेट का श्वसनी गुणांक 1 होता है, अर्थात जितनी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए किया जाता है श्वसन के पश्चात उतनी ही मात्रा में CO2 मुक्त हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन तथा वसा का श्वसनी गुणांक 1 से कम, यानी लगभग 0.9 के आसपास आता है, 1 से कम प्राप्त होता है। ठीक है। तो नोट कर लीजिए श्वसनी गुणांक। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने श्वसन वाला पूरा पार्ट कंप्लीट कर लिया, जिसमें श्वसन प्रक्रिया, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब चक्र, इलेक्ट्रॉन परिवहन सिस्टम और उसके बाद हमने देख लिया श्वसनी क्रियाधर वाला पॉइंट। तो इसके साथ ही आपका टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।